नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका द इंडियन रिपोर्टर में। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। इस हफ्ते कम हुई सोने और चांदी की कीमत। सोना 62,500 पर आया, चांदी में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। देखिए, इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था, जो अब 6 जनवरी को 62,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। यानी कि इस हफ्ते इसी की कीमत 762 रुपए कम हुई है। वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार 2024 में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके चलते इस साल सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो ये 85,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। इस महीने 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होंगे। देखिए, नए साल की तो शुरुआत हो चुकी है। साल के पहले ही महीने यानी कि जनवरी में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल मिलाकर 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी में 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों के कामकाज नहीं होंगे। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंकों से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। अगर छुट्टियों की बात की जाए तो आज रविवार की तो छुट्टी आई, इसके साथ ही 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 0.2% बढ़ी, अब ये 8.2%। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर भी 0.1% का फायदा। देखिए, सरकार ने जनवरी और मार्च 2024 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा की। सुकन्या समृद्धि योजना में 0.20% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की है। अन्य योजनाओं की दरों में बदलाव नहीं किया गया है। SBI में FD करने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। अब 3.50% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। जाने नई ब्याज दरें। देखिए, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये नई ब्याज दरें नए साल से ही लागू है। ब्याज की ये दरें 2 करोड़ रुपए की FD से कम के लिए। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने भी FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। SBI में FD कराने पर अब आपको इतना ब्याज मिलेगा। अगर आप 7 से लेकर 45 दिन के लिए FD कराते हैं तो सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरें 3.50% की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4% की। वहीं 46 से 189 दिन की ब्याज दरें सामान्य नागरिकों के लिए 4.75% है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5.25% है। वहीं 1 साल से लेकर 2 साल से कम के लिए सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दरें 6.80% है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.30% की। वहीं 5 से लेकर 10 साल के लिए 6.50% सामान्य नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50%। PNB ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई। अब 3.50% से लेकर 7.25% तक इंटरेस्ट मिलेगा। जाने नई ब्याज दरें। देखिए, SBI की तरह ही पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें लागू भी हो गई है। रिवाइज्ड दरें 2 करोड़ की FD से कम के लिए है। बैंक ने 180 से लेकर 270 दिनों के इंटरेस्ट रेट को 5.5% से बढ़ाकर 6% कर दिया। 271 दिन से लेकर 1 साल से कम के टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट 5.80% से बढ़ाकर 6.25 कर दिया है। 400 दिन के FD पर मिलने वाले ब्याज को 7.25% कर दिया। पहले ये 6.80% था। वहीं 444 दिन के FD पर ब्याज दरों में कटौती कर 6.80% कर दिया। पहले 7.25 पर थी। यूपी पुलिस SI भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। 921 पदों पर होनी है नियुक्तियां। देखिए, यूपी पुलिस SI भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB आज यानी 7 जनवरी 2024 से पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक एवं पुलिस उपनिरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर एक्टिव करेगा। अब ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। BSF में ट्रेड्समैन के 2140 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन जल्द होंगे शुरू। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की ओर से कांस्टेबल यानी कि ट्रेड्समैन के 2140 खाली पड़े पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी इस भर्ती के लिए आवेदन की तिथियों की तो घोषणा नहीं हुई है। आवेदन शुरू होने के बाद अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आवेदन से पहले अभ्यर्थी योग्यता अवश्य चेक कर ले। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर भर सकेंगे। वहीं इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं एवं संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को निर्धारित शारीरिक पात्रता मापदंड को भी पूरा करना अनिवार्य है।
रेलवे सुरक्षा बल में 2250 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भर्ती के लिए नियमावली जारी। देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी कि आरपीएसएफ और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल और में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए नियमावली जारी किया है। अधिसूचना के मुताबिक वैकेंसी समय समय पर रेल मंत्रालय द्वारा विज्ञापित की जाएगी, जबकि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के लिए 2000 कांस्टेबल और 250 एसआई रिक्तियां निकाली जानी है। इनमें 15% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। रेलवे मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2024 को जारी अधिसूचना 2023 सेक्शन ईआरसी 326 के अनुसार कांस्टेबल पदों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी कि 10वीं उत्तीर्ण तथा एसआई के लिए स्नातक कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ नियमावली है, अभी तक भर्ती की डेट अनाउंस नहीं हुई है। आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार जाकर चेक करते रहें, वहां पर आपको भर्ती प्रक्रिया की डेट अनाउंस होगी तो अपडेट मिल जाएगा। न्याय का हक मिलने तक नारे के साथ लॉन्च हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगो। खड़गे बोले इन 3 मुद्दों पर केंद्रित होगी यात्रा। देखिए, कल दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। शनिवार को संवाददाताओं से खड़गे ने कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। भूपेश सरकार की महतारी वंदन योजना पर बयानबाजी तेज, कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, महिलाओं के लिए कह दी ये बात। देखिए, भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चलाने की घोषणा पर सरकार गठित होने के बाद काम शुरू नहीं होने से कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने प्रश्न उठाया कि आखिर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना कहां है। इस प्रश्न पर भाजपा ने भी पलटवार कर कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा ने महिलाओं से फार्म भरवा कर 1000 रुपए महीना देने का वादा किया था। महिलाओं के वोट हासिल कर भाजपा सत्ता में भी आ गई और अब भाजपा की सरकार मोदी को गारंटी को पूरा करने में पीछे हट रही है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कांग्रेस के महतारी वंदना योजना पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला विरोधी रही है। कांग्रेस महिलाओं को अपना वोट बैंक समझती रही है। भाजपा ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित किया जिनका लाभ प्रदेश की महिलाओं को मिला है। कांग्रेस को वोट देने के लिए पागल हो जाते हैं मुसलमान, एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल ने क्यों कहा ऐसा। देखिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने असम में डी वोटर और एनआरसी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि असम में डी वोटर यानी कि संदिग्ध मतदाता और एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मुद्दे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को वोट देने के लिए मुस्लिम वोटर्स के प्रति नाराजगी जताई। भारत ने अंतरिक्ष में रचा नया इतिहास, अपने लक्ष्य तक पहुंचा आदित्य L1, पीएम मोदी ने दी बधाई। देखिए दोस्तों, भारत ने शनिवार को अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। इसरो की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। उन्होंने कहा कि हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। जितेंद्र आह्वान की बढ़ सकती है मुश्किलें, भगवान राम पर विवादित बयान को लेकर एक और एफआईआर दर्ज। देखिए, शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जितेंद्र आह्वान के खिलाफ शनिवार को एक और एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि जितेंद्र आह्वान के खिलाफ अब मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295 के तहत एक और एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने भाजपा विधायक राम कदम की शिकायत के बाद यह एफआईआर दर्ज की है। लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने में जुटी है आम आदमी पार्टी। यूपी के सभी जिलों में हर घर दस्तक से बनेगी बात। देखिए, आम आदमी पार्टी महंगाई व बेरोजगारी को मुद्दा बनाने के लिए यूपी के सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित करेगी। इसी महीने इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। दिल्ली व पंजाब सरकार की उपलब्धियां बताने वहां के विधायक उत्तर प्रदेश भी आएंगे। विधायकों की सहूलियत के अनुसार जल्द कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसी महीने इसे शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई है। वहीं मोहल्ला कमेटियों के माध्यम से घर घर दस्तक देकर कार्यकर्ता लोगों के बीच मुद्दों को गरमाएंगे। आम आदमी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह के मुताबिक लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है। वह लोगों को समझाएंगे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी बन जाएगा आयुष्मान कार्ड, बस करना होगा ये काम, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश।
देखिए, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता प्रदेश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा से वंचित कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया है, पर अब भी बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड बन नहीं पाए हैं, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने राशन कार्ड न होने की स्थिति में कोई दूसरा विकल्प पर विचार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बीच का कोई विकल्प सुझाएं और उस प्रस्ताव को जनहित में क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। यानी कि अब राशन कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, उसकी जगह कोई दूसरी आईडी आपको देनी होगी, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। एक बार फिर हुई कनाडाई पीएम ट्रूडो की फजीयत, भारत के बाद अब जमाइका में बेइज्जती, छुट्टी से वापस आते वक्त खराब हुआ प्लेन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बार बार फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते 4 महीने में दूसरी बार है जब उनका विमान विदेशी धरती पर खराब हो गया। पिछले साल भी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे ट्रूडो का प्लेन वापसी के समय खराब हो गया था। कनाडाई प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ 26 दिसंबर को छुट्टी मनाने के लिए जमाइका गए हुए थे। वहां वे अपने परिवार के साथ एक रिजोर्ट में रुके थे। इस दौरान उनके विमान में खराबी आ गई। इस विमान के जरिए ही जस्टिन ट्रूडो को 4 जनवरी को घर लौटना था। इसके कारण उन्हें एक और दिन जमाइका में बिताना पड़ गया था। 16,000 फीट ऊपर प्लेन का दरवाजा उखड़ा। यूएस में बोइंग 737 की उड़ानें रद्द। भारत में भी डीजीसीए का गेट चेक करने का निर्देश। देखिए, अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 7379 मैक्स फ्लाइट के साथ शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया। ये प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर था। दरवाजा उखड़ने से बगल की सीट पर बैठे बच्चे की शर्ट तक फट गई। वहीं कुछ पैसेंजर के फोन भी हवा में उड़ गए। हालांकि बच्चे की मां ने उसे प्लेन से बाहर गिरने से बचा लिया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस ने इस घटना के बाद बोइंग 7379 के सभी विमानों उड़ानों पर रोक लगा दी है। इस बीच भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी कि डीजीसीए ने भी बोइंग 7378 मैक्स प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट डोर का निरीक्षण करने को कहा है। अयोध्या में सरयू में तैनात होंगे स्नाइपर। स्पेशल एसटीएफ के हवाले राम मंदिर की सुरक्षा। 25,000 जवान तैनात होंगे। 100 करोड़ का बजट। देखिए, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सिक्योरिटी में 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर के अंदर की सुरक्षा स्पेशल एसटीएफ की टीम के पास होगी। मंदिर के आसपास फिदाई हमले को रोकने के लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड लगाए जा रहे हैं। मंदिर के आसपास का एरिया सीसीटीवी से लैस होगा। इतना ही नहीं, सरयू नदी में स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। मंदिर की सिक्योरिटी को 2 जोन में बांटा गया है, रेड और येलो। रेड जोन में राम मंदिर को रखा गया, जबकि येलो में हनुमान गढ़ी और कनक भवन को रखा गया है। सिक्योरिटी प्लान पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक देश एक चुनाव समिति ने लोगों से मांगे सुझाव। 15 जनवरी तक दे सकेंगे राय, पब्लिक नोटिस जारी किया। देखिए, देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनाई गई समिति एक देश एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांगी है। समिति ने इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसमें 15 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकारी अफसरों को बार बार कोर्ट में बुलाना संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए एसओपी जारी की। कहा, अधिकारियों का अपमान करने से बचें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अदालत में बुलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से कोर्ट में बुलाना संविधान की भावना के विपरीत है। बहुत जरूरी होने पर ही अधिकारी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहीं। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार की है, जिसका पालन सभी जजों को करना होगा। एसओपी में इस बात पर जोर दिया गया है कि वे अफसरों को अपमानित करने से बचे, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पहनावे और सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करने से परहेज करें।